नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतिहास का है यानी हिस्ट्री का। हिस्ट्री का 1857 का रेवोल्यूशन है यानी 1857 ईस्वी की भारतीय क्रांति। ठीक है। अब आता है, इसको समझने वाली बात है कि 1857 का रेवोल्यूशन आखिर हुआ क्यों, असफल क्यों हुआ। पहली बात, हुआ क्यों, और हुआ तो असफल क्यों हुआ। ठीक है। तो 1857 का अगर देखा जाए तो रेवोल्यूशन, इसका अगर देखा जाए तो रेवोल्यूशन का पृष्ठभूमि बहुत पहले शुरू हो चुका था। ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि रेवोल्यूशन एक दिन में घटित नहीं हुआ, बल्कि बहुत पहले से पृष्ठभूमि तैयार था। पहला अगर देखा जाए इसका, तो इसका अगर देखते हैं यहाँ पे, तो पहला बात है इकोनॉमी कारण हो सकता है। इकोनॉमी यानी आर्थिक कारण क्या हो सकता है। आर्थिक कारण में अगर देखते हो आप कि अंग्रेजों ने क्या किया था, जमींदारी व्यवस्था लाया था। जमींदारी लाया था। ठीक है। महलवारी था ना। महलवारी हो गया, रैयतदारी हो गया, इस टाइप का था। रैयतदारी हो गया। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त हो गया, अस्थाई बंदोबस्त एक्सेट्रा। ठीक है। ये सब क्या था, जमींदारी व्यवस्था था। इसने क्या किया कि भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया। ठीक है। जिस कारण क्या होता है कि भारतीय किसान गरीब हो गए। ठीक है। और वे इसका कारण अंग्रेजों को मानते थे। समझ गए यहाँ तक। तो पहला तो आर्थिक कारण ये भी हो गया कि भाई रेवोल्यूशन एक दिन में नहीं हुआ, इसका पहले से ही प्री प्लान था लोगों के अंदर कि भाई अगर एक दिन, दो दिन, 5 दिन परेशान करते चलोगे तो एक दिन विस्फोट होके फटेगा ना। नॉर्मल सी लॉजिक है। अगर आप किसी आदमी को एक दिन परेशान किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, 5 दिन किए, एक ना एक दिन तो गुस्सा करेगा ना। सेम एज इट इज इंडिया में था रेवोल्यूशन 1857 का। ठीक है। दूसरा है कि सोसाइटी यानी सामाजिक कारण क्या था। सामाजिक कारण में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा बंद किया था। ठीक है। यानी सती प्रथा एक तरह से देखा जाए सही था, अभी के अकॉर्डिंग अगर थॉट सोचा जाए, बट दैट टाइम के अकॉर्डिंग लोगों को मानना था कि ये हमारे कल्चर में क्यों घुस रहा है। ठीक है। यानी हमारे कल्चर में क्यों बदलाव कर रहा है, हमारा जो चल रहा है वो परफेक्ट है। ठीक है। तो सती प्रथा, नरबली, ठीक है, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया 1857 के करीब, 56 के करीब। ठीक है। उसका क्या था क्या नहीं था वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये भी क्या है, सामाजिक कारण भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा है प्रशासनिक कारण। क्या है मैं बोल रहा हूँ, समझ सुन लेना, क्योंकि हिस्ट्री में अगर सुन लोगे, कहानी समझ जाओगे तो आपको पेपर में आएगा तो उसको टिक कर लोगे। पहला मैंने क्या बताया, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था कि जमींदारी व्यवस्था, महलवारी, रैयतदारी, अस्थाई बंदोबस्ती, ये सब एक्सेट्रा था। ठीक है। फिर सामाजिक कारण में बताया कि इसमें क्या था कि सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह, ठीक है, पर प्रतिबंध लगाना, और विधवा पुनर्विवाह शुरू करना, एक्सेट्रा ये सब था। ठीक है। तीसरे क्या हुआ, भारतीय समाज में क्रांति की भावना आने लगी। यानी मैंने बताया कि भारतीय समाज के लोग चाहते थे कि भाई ये मेरे कल्चर में क्यों घुस रहे हैं, मैं उनके कल्चर में नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे कल्चर में क्यों आ रहे हैं। ठीक है। थर्ड है प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, इसमें क्या होता है कि लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी उस टाइम में गवर्नर जनरल थे। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। लॉर्ड जो डलहौजी थे। ठीक है। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो थे, आई थिंक वो 1848 के करीब आए थे से 1856 तक रहे। ठीक है। एक बार 1848 या 46 देख लेना, मुझे जहाँ तक याद है इतना ही है। तो इसके बीच में 6-7 साल, 8 साल रहे। ठीक है। अब लॉर्ड डलहौजी का क्या नीति था, डॉफ्रिन ऑफ लैप्स था, यानी हड़प की नीति। हड़प की नीति के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या क्या हड़पा, कौन कौन से राज्य को हड़पा। ठीक है। तो उसमें अगर देखा जाए तो सतारा हो गया, ठीक है, अवध हो गया, एक्सेट्रा। अगर हड़प के नीति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेन आपका है सतारा, ये सब एरिया है। लेकिन कुशासन के आधार पर अगर देखा जाए तो अवध को ने हड़पा था। ठीक है। और व्यापगत नीति वही आ गया। व्यापगत नीति वाला में क्या था पॉलिसी कि उसमें था कि अगर कोई राजा जिसका अपना खुद का औलाद नहीं है, कोई राजा है जिसका खुद का औलाद नहीं है, एडॉप्टेड चाइल्ड है, तो वो राजा नहीं बनेगा। ठीक है। एडॉप्टेड चाइल्ड यानी खुद का बच्चा नहीं है, आपने गोद लिया हुआ बच्चा को
आप राजा बनाना चाहते हो तो नहीं बनेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं व्यक्तिगत नीति। वो कहाँ था? झांसी में था, ठीक है। कुशासन के आधार पर क्या था? अवध में था। अवध के जो राजा थे, तो डलहौजी ने देखा कि भाई एक्चुअली क्या था कि डलहौजी को रिपोर्ट देने वाले एक थे। डलहौजी को जो रिपोर्ट दिए कि भाई अवध में कौन था, कि अवध के जो राजा है वहाँ का राजपाट नहीं चला रहे। तो वहाँ जो गवर्नर एक हुआ करते थे उनका नाम था ऑट्रम, ठीक है। ऑट्रम जो थे, तो ऑट्रम ने क्या किया कि ऑट्रम ने लॉर्ड डलहौजी को ये रिपोर्ट दिया कि यहाँ के राजा लोगों को परेशान कर रहे हैं, यहाँ के राजा अच्छे से प्रशासन नहीं चला पा रहे। तो उस कुशासन के आधार पे डलहौजी ने अवध को हड़प लिया, समझ गए। रियलिटी कुछ नहीं था ऐसा, बट ये अपने अकॉर्डिंग वो क्या किए कि भाई यहाँ पे तू नहीं चला पाओगे, तो चलो मैं इस राज को ले लेता हूँ, मैं चलाऊंगा, ठीक है। पेंशन के लिए अगर देखा जाए, पेंशन के लिए तो नाना साहब को पेंशन नहीं मिला, कानपुर के थे। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि मुगल बादशाह भी लगभग समाप्ति के कगार पे थे, ठीक है। यानी जो बहादुर शाह जफर जो सेकंड थे, वो बूढ़े हो गए थे और उनके अधिकार भी लगभग खत्म हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए पेंशन उनसन उन लोग को मिलता था, जैसे नाना साहब को मिलता था। वो कहाँ के थे? तो नाना साहब एक्चुअली थे आपका कानपुर के, ठीक है। समझ गए? तो उनको पेंशन मिलता था, तो पेंशन से असंतुष्ट थे, ठीक है। इस टाइप के और भी कॉजेज हैं, ठीक है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बाद धार्मिक कारण क्या हो सकता है। तो धार्मिक कारण में अगर देखा जाए, अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, यानी क्रिश्चियनिटी को क्या करते थे? एक्सपेंड करना चाहते थे क्रिश्चियनिटी को, यानी ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को बढ़ाना चाहते थे। जिस कारण क्या होता है कि भारतीय समाज विरोध हो गया, ठीक है। यानी भारतीय समाज विरोध इसीलिए हो गया क्योंकि क्रिश्चियन धर्म को बढ़ाना चाहते थे। आप हिंदू धर्म के पर्सन को क्या करते थे? क्रिश्चियन धर्म, अगर कोई हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन को अडॉप्ट करता है तो उसको कुछ फैसिलिटी देते थे, उसको परेशान नहीं करते थे, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो लोग परेशान हो गए कि भाई, लोग गुस्सा हो गए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो धार्मिक कारण हो सकता है। तकनीकी कारण क्या हो सकता है कि रेल, ठीक है, डाक, प्रेस, ये प्रारंभ हो जाता है। एक्चुअली आपको पता होनी चाहिए कि भारत में पहली बार जो रेल आया 1853 में आया था, ठीक है। 1853 में, क्लियर। मुंबई से थाने चला था, 34 किलोमीटर था। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, समझ गए, क्लियर। ये था आपका ट्रेन के बारे में। उसी टाइम में डाक भी आया था, ठीक है। इलाहाबाद से पहला था, अब एक्चुअली इलाहाबाद से कलकत्ता, आई थिंक, ठीक है। तो ये भी कारण था तकनीकी। अब आता है कि सैनिक कारण भी था। सैनिक कारण में देखा जाए तो भारतीय सैनिक को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाल एक्सेट्रा रखने पर रोक लगा दिया गया था, ठीक है। जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए, ठीक है। तो ये आपके, मैंने जो उसके बैकग्राउंड था थोड़ा बहुत बता दिया। अब एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे अगर देखते हो तो मेन कारण में अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1857 में, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34 NI, यानी 34 बटालियन में, बटालियन का मतलब बैरकपुर छावनी, बंगाल के एक जगह है बैरकपुर, वहाँ के छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के एक जवान थे, ठीक है। वो जवान का नाम था मंगल पांडे, ठीक है। जवान थे मंगल पांडे, ठीक है। मंगल मंगल पांडे, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि तत्कालीन कारण अगर देखा जाए तो यही है कि मंगल पांडे ने, क्या हुआ कि करतूस, जो वेपन होते हैं ना, जो गन, उसको चलाने के से मना कर दिया। क्यों मना किया था? उनके अधिकारियों ने जब उन पर दबाव दिया, तो लेफ्टिनेंट एक हुआ करते थे बाज नाम के, ठीक है। एक लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट बाज, ठीक है। बैरकपुर छावनी के लेफ्टिनेंट थे बाज, ठीक है। और उनके साथ जो थे हुज थे, ठीक है। हुज, बाज और हुज, ठीक है। अब इन लोगों ने श्री मंगल पांडे पे जबरदस्ती बोला कि तुम वेपन क्यों नहीं चला रहे, ठीक है। तो इस कारण इन्होंने क्या हुआ, गुस्सा हो गए। अब गुस्सा होकर के इन्होंने उन दोनों को मार दिया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, मारा क्यों, गुस्सा क्यों हुए? तो एक्चुअली क्या था
कि इनफील्ड राइफल, पहले अंग्रेज ने बेस फील्ड राइफल दिए थे भारत में, भारतीय सैनिकों को बेस फील्ड राइफल दिए थे, ठीक है। उसके स्थान पर इनफील्ड राइफल, बेस फील्ड राइफल में क्या होता था कि थोड़ा सा पुराना था, उसमें गोली भरो इस टाइप में, और ये थोड़ा सा डेवलप था, इनफील्ड राइफल जो था ना थोड़ा डेवलप था। तब क्या होता है कि एक अफवाह फैल जाता है कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के अंदर, जो हिंदू को जो दी जाती है उस राइफल के अंदर गाय की चर्बी, तथा मुसलमानों के अंदर दी जाने वाले राइफल को करतूस जो थे सुअर की चर्बी लगी थी, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली, ठीक है, गाय और जैसे सुअर के चर्बी से वेपन था। और जो आटा मिलता था ना खाने के लिए, तो ये भी अफवाह आया कि आटा के अंदर जो गाय के यानी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो थे ना उनके बोन्स को, हड्डी को पीस करके आटा बना करके दिया जा रहा है। ये अफवाह फैल गया, और जब अफवाह फैल गया तो हिंदू और मुस्लिम, यानी हिंदू छू नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें गाय का है जो ऐसे दांत से खींचा जाता है, ठीक है। तो जैसे राइफल था ना तो ऐसे तोड़ते हैं ना, जैसे आप गन के देखते हैं ऐसे तोड़ के गोली भरो, फिर उसके बाद उम, चलाते हैं। तो पहले वो खींचा जाता था दाँत से, तो दाँत से खींचते थे तो उसमें बताया जाता था कि गाय की चर्बी से वो बना हुआ है। और कंधे पे लेकर घूमने वाला जो बेल्ट था वो बताया जाता था सुअर के चर्बी से, सुअर के छाल से बना हुआ है। तो हिंदू नहीं छू सकता है क्योंकि वो गाय से बना है, मुस्लिम नहीं छू सकता क्योंकि सुअर से बना है, ठीक है। और आटा वाला विरोध हुआ क्योंकि आटा में ये पता लगा कि आटा जो बना है वो एनिमल्स के बोन्स उसमें पीस करके डाला जाता है ताकि सैनिकों को पावर बढ़े, ठीक है। ये सब अफवाह फैलता है, और अफवाह फैलता है इस कारण ही मंगल पांडे गन चलाना, सॉरी, करतूस का प्रयोग करना बंद कर दिए। तो उनको फोर्स करते हैं लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज। तो फोर्स किए तो उनको क्या करते हैं, उठाते हैं गन और मार देते हैं, ठीक है। तो फोर्स किए तो बाज निकल गए वो, ठीक है, और हुज तो हुर से निकल गए, समझ गए यहाँ तक। तो ये दोनों को मार देते हैं, और जब मार देते हैं तो इस कारण क्या होता है कि मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि मारोगे तो अरेस्ट तो हो गए, अरेस्ट कर लिया गया। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल को क्या होता है, 8 अप्रैल को आपको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 अप्रैल, 8 अप्रैल को 1857 को फांसी दी जाती है, ठीक है, हैंग कर दिया जाता है, फांसी। समझ गए मंगल पांडे, मैंने समझा दिया ना बैकग्राउंड क्या क्या था, क्लियर। अब आते हैं कि एक्चुअली ये जो मंगल पांडे का रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है 29 मार्च को, और उनको फांसी दिया जाता है 8 अप्रैल को। अब ये जो बात, ये जो पूरे इंडिया में फैल जाता है आग की तरह, ठीक है। अब क्या हुआ कि पूरे इंडिया में फैला, तो मंगल पांडे एक्चुअली अगर पूछा जाए मंगल पांडे कहाँ के थे, तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट के थे, ठीक है, समझ गए। अब ये जो उनकी डेथ हो जाती तो पूरा इंडिया में फैल गया कि एक सैनिक के साथ ऐसा हुआ, सैनिक वो जो वेपन है उसके अंदर सुअर और इसकी चर्बी का यूज किया जा रहा है, छाल का। तो ये फैला। तो उसके बाद क्या हुआ कि सैनिकों ने क्या किया कि मीटिंग किया, और सैनिकों ने 30 मई यानी 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारण किया कि भाई वहाँ के सैनिकों, कहाँ का, बैरकपुर छावनी का, समझ गए। बट ये चारों तरफ फैला दिया गया था, रोटी और कमल वाला पॉलिसी जो था। हम जब मेंस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे रोटी और कमल। एक्चुअली क्या था रोटी और कमल वाला, एक्चुअली क्या था कि अगर मान लो कि जैसे दो राजा हैं, तो एक राजा से, क्योंकि अंग्रेज उस टाइम थे कि भाई अंग्रेजों का शासन था, अगर कुछ जाके बोलोगे कि मीटिंग करोगे तो अंग्रेज आ जाते थे, अरेस्ट कर लेते थे, गोली मार देते थे, XYZ जो भी। तो इसीलिए वहाँ पे एक ऐसा पॉलिसी अपनाया गया कि अंग्रेज को पता भी न लगे। तो रोटी लेकर के जाया जाता था, अगर मान लो कि मैं रोटी लेकर के किसी के पास गया तो मैं उससे बात करूँगा, तो अगर वो मान लो कि मेरे बात से संतुष्ट हो गया कि भाई 30 मई को अटैक करना है, तो अगर संतुष्ट है तो कमल के फूल उधर से देगा, रोटी ले लेगा, ठीक है, समझ गया यहाँ तक। इस टाइप की पॉलिसी था, वाइस वर्सा, ठीक है। अब यही रोटी वाला पॉलिसी, ताकि इंफॉर्मेशन पूरे इंडिया में फैलाया जाए, मेन कारण यही था, पूरे भारत में फैलाना, क्लियर। अब आते हैं कि डेट क्या डिसाइड किया गया कि भाई 30 मई को आपको क्या करना है, पूरे भारत में रेवोल्यूशन स्टार्ट करना है, क्लियर।
लेकिन क्या होता है कि 20 यानी 20वीं, ठीक है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के अंदर, ठीक है, 20वीं यानी 20 NI लिख देता हूँ मैं, नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, मेरठ में, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ में। अब ये तो रूल बन गया था ना कि भाई 30 तारीख को अटैक करना है, लेकिन 10 मई की बात होती है कि मेरठ में, ठीक है, मेरठ में 10 मई को मेरठ में 20 नेटिव इन्फेंट्री आर्मी में, यानी मेरठ की जो छावनी था वहाँ पे क्या होता, 90 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। अब ये बात जब सुने कि मंगल पांडे को पिछले महीना ये हुआ था, तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके क्या किया कि उसको कारावास को तोड़ दिया, कारावास तोड़कर निकल दिए, ठीक है। जो भी पुलिस वाले आए मारते गए, वेपन उठाए और उसी के थाना से वेपन उठा करके गोली मारते निकल गए। ये विद्रोही पूरे छावनी को, हथियारों को लूट लेते हैं, और 11 मई को, 11 मई को दिल्ली पहुंच जाता है पैदल ही, समझ गए। 11 मई को क्या हुआ, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो, 10 मई को स्टार्ट होते हैं, यानी 20 नेटिव इन्फेंट्री में, ठीक है, छावनी में, कहाँ पे, मेरठ में। 34 इन्फेंट्री कहाँ था, बैरकपुर, वो कब था, 29 मार्च, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, मंगल पांडे वाला। और 20 वाला क्या है, मेरठ वाला। क्लियर, दोनों में डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आता है कि 11 मई को पहुंच जाते हैं दिल्ली, और 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं, लगभग 12 मई को पूरे दिल्ली को जीत लेते हैं, पूरे दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हो ना, 12 मई पे दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि छावनी को जीत लिया, बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया गया कि बहादुर शाह क्योंकि एक होना चाहिए ना, एक लीडर होना चाहिए। उस टाइम एक लीडर क्या थे, बूढ़े ही थे तो क्या है, लेकिन भारत का मुगल ही तो थे राजा, तो एक टाइप के लीडर होने चाहिए, तो इसीलिए उनको क्या हुआ, लीडर घोषित कर दिया गया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आता है क्या होता है कि एक कब हो रहा है, 10-11 मई को, 12 मई को, फिर उधर से क्या होता है कि अटैक होता है और फिर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसमें देखते हैं कि 1857 की अचानक घटना नहीं हुई जो मैंने बताया था। इसमें क्या था, इनफील्ड राइफल वाला जो मैंने समझा दिया, इनफील्ड राइफल का प्रयोग गाय और सुअर वाला किया जाता था, ये मैंने बता दिया। अब आता है कि राजनीतिक कारण मैंने बता दिया कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला, ठीक है, यानी हड़प की नीति वाला था। तो यहाँ पे सतारा, झांसी, ये सब पे हड़प की नीति था। झांसी में मैंने बताया था कि व्यापगत वाला था, व्यापगत नीति मतलब चाइल्ड वाला मैंने समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, ये आता है कि आर्थिक कारण मैंने बता दिया, रैयतदारी, ये सब मैंने समझा दिया, जो जो मैंने लिखा है उसको मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ आते सामाजिक कारण, देखो विधवा पुनर्विवाह हो गया, ये सब हो गया, सती प्रथा, ये सब था, ठीक है। क्रांतिकारी का शुरुआत बैरक छावनी 29 मार्च को, यहाँ मैंने बता दिया कि 29 मार्च को हुआ था, ठीक है। अब बाघ और हुसैन या हुरोत उनका नाम था, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है, किसको, मंगल पांडे को। मेरठ में 10 तारीख को स्टार्ट होता है रेवोल्यूशन, ठीक है, और 12 तारीख तक यहाँ पे देख रहे हो पूरे दिल्ली को कब्जा कर लिया जाता है। अब बहादुर शाह सेकेंड को राजा बना दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक लीडर होना चाहिए। प्रमुख केंद्र क्या क्या रहा अगर देखा जाए, नेता कौन कौन से रहे, तो इनके प्रमुख नेता अगर देखा जाए तो ये रहे। आपके दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में क्या थे, दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर और जनरल वक्त खां। एक्चुअली क्या था कि बहादुर शाह जफर जो थे, क्या हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, ठीक है, कमजोर हो गए थे। तो जनरल वक्त जो थे सैन्य प्रशासन के नेतृत्व जो करते, तो वही मेन कार्य करते थे, ठीक है, तो वही मेन थे। अब आता है कि दिल्ली में जो विद्रोह हुआ, तो कौन ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश से दमनकारी था जिसने विद्रोह को रोका, ठीक है। तो 2 पर्सन थे, एक का नाम था जॉन निकोलसन और दूसरे का नाम था हडसन। जॉन निकोलसन और दूसरे का नाम क्या था, हडसन, समझ गए यहाँ तक, जॉन निकोलसन और हडसन, ठीक है। अब आते हैं कानपुर में थे कानपुर में नाना साहब थे, और उनको बोला जाता है धोंदू पंथ। नाना साहब को पूछ देगा नाना साहब का ओरिजिनल नाम क्या है, तो धोंदू पंथ। यहाँ तक समझ गया आप। अब आते हैं, एक और थे कानपुर में जिनका नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग बोला जाता है, ठीक है। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग थे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, रामचंद्र पांडुरंग।
अब एक्चुअली क्या था कि ये लोग कहाँ थे, कानपुर के। और उनके जो विद्रोह को दमन किया उनका नाम क्या था, कोलिन कैंपवेल ने। यानी कैंपवेल ने क्या किया, विद्रोह का दमन किया कानपुर में, समझ गए। कैंपवेल ने कानपुर ही नहीं बल्कि लखनऊ, कानपुर के आसपास लखनऊ वाले एरिया में बेगम हजरत महल थी, उन्होंने जब विद्रोह किया तो उसका दमन करने वाले कौन थे, कोलिन कैंपवेल। और कानपुर में भी कौन थे, ते ही थे, कोलिन कैंपवेल ने। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं कि झांसी में क्या था। झांसी में सर हुरोज थे, यानी सर ह्यूज रोज थे, यानी रोज समझ लेना कि झांसी में रोज थे। ठीक है, रोज थे झांसी में। अब आता है कि मेन इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, बिहार में। बिहार में बाबू कुंवर सिंह विद्रोह किया, कहाँ पे भाई, बिहार में जगदीशपुर के थे। एक्चुअली वो राजा थे, राजा क्या जमींदार थे एक्चुअली। ठीक है, जगदीशपुर का राजा बोला जाता है उनको। ठीक है, अब आता है कि वहाँ थे और उनके भाई थे अमर सिंह, यानी वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। वहाँ विद्रोह को किसने दमन किया, तब विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर ने। विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर ने। ठीक है, कुछ मर गए यहाँ पे, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब एक और आता है फैजाबाद। जो फैजाबाद कहाँ पड़ता है, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा, यानी मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला थे फैजाबाद से। ठीक है, कर्नल नील थे फैजाबाद में विद्रोह को दमन करने वाले। फैजाबाद के बाद है इलाहाबाद, लियाकत अली थे और कर्नल नील थे। ठीक है, तो ये आपको मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। दिल्ली में कौन विद्रोह किया, तो दिल्ली में जो थे भारतीय नेता कौन थे, बहादुर शाह और वक्त खां। विद्रोह का दमन किसने किया, तो निकोलसन और हडसन ने। कानपुर में और लखनऊ में किसने किया था, कैंपबेल ने। झांसी में किसने थे, रोज ने, रोज देना झांसी में। ठीक है, ये समझ लेना। उसके बाद जगदीशपुर में कौन थे, तो टेलर, जगदीशपुर में टेलर आया था। ठीक है, जगदीशपुर एक्चुअली वो पटना में था, पटना का गवर्नर था, लेकिन जगदीशपुर वाला एरिया पूरा था। ठीक है, तो टेलर थे और विंसेंट अय्यर थे। ठीक है, अब फैजाबाद और इलाहाबाद में कौन थे, यानी अभी के वर्तमान में प्रयागराज, इलाहाबाद यानी प्रयागराज कौन थे, तो कर्नल नील थे। तो फैजाबाद में जो नेता थे मौलवी अहमदुल्ला थे, और इलाहाबाद में जो नेता थे उनका नाम था लियाकत अली। यहाँ तक समझ गए, ये थे। अब आते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ तो असफलता के कारण क्या रहा, असफलता का क्या कारण रहा। ठीक है, तो असफलता के कारण ये रहा कि सीमित भौगोलिक विस्तार था, सीमित भौगोलिक विस्तार था। अब एक्चुअली मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, इससे बियॉन्ड। ठीक है, इससे थोड़ा परे। एक्चुअली क्या हुआ कि विद्रोहियों का उद्देश्य अखिल भारतीय था, लेकिन दिल्ली से दानापुर तक ही ये विद्रोह क्या हुआ, ज़्यादा आक्रामक रूप से घटित हुआ। समझ गए, टारगेट क्या था कि ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, बट दिल्ली से लेकर के दानापुर यानी पटना के आसपास वाले एरिया में ज़्यादा ये विद्रोह आक्रामक रूप से फैला। ठीक है, इसके बाहर भी कुछ क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो विद्रोह हुआ, जैसे झांसी हुआ, ग्वालियर है। झांसी का, झांसी की अगर देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, लेकिन उनका शादी कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, समझ गए, तो ग्वालियर में उनकी मैरिज हुआ था। ठीक है, तो वहाँ भी विद्रोह हुआ। और झांसी की रानी को मन्नू बाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो बनारस की रहने वाली थी, बनारस की एक्चुअली रहने वाली थी, उनका शादी हुआ था ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है, जो ग्वालियर के, समझ गए। अब एक्चुअली क्या था कि इस सब एरिया में भी रहा कुछ, अगर देखा जाए तो सतारा वाला एरिया रहा, नाना साहब के कुछ ऐसे एरिया थे, कानपुर, ये सब एरिया कुछ कुछ छीट फूट वाला एरिया में रहा। तो विद्रोह में सैनिकों के स्तर पर देखें तो मद्रास और बम्बई रेजिमेंट ने भागीदार नहीं लिया। ये समझ गए ना, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बता रहा हूँ, मद्रास और बम्बई, जो मद्रास और बम्बई यहाँ लिख देता हूँ मैं, मद्रास और बम्बई। अगर पूछेगा कि मद्रास, ठीक है, मद्रास अब प्लस बम्बे। ठीक है, बॉम्बे क्या है, 1857 के रेवोल्यूशन में भाग लिया, 1857 में, 1857 के रेवोल्यूशन में भाग लिया, तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, भागीदार नहीं। ठीक है, अब आता है, अगर देखा जाए रियासती तरीके से राजा भी सरकार के प्रति वफादार थे, लेकिन इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक क्षेत्रीय विद्रोह था। राजा भी कुछ कुछ राजा जो थे, जो जैसे सिंधिया उंधिया सब राजा थे, तो सरकार के प्रति, सरकार यानी ब्रिटिश के प्रति वफादार थे।
ठीक है। लेकिन इस तरीके से हम नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये क्षेत्रीय था या अखिल भारतीय था, ठीक है। क्योंकि विद्रोहियों का दृष्टिकोण क्या था? अखिल भारतीय था। विद्रोह के अंतर्गत जो हो रहा था वो क्या करना था? अखिल भारतीय, यानी पूरा इंडिया लेवल पर करना था। समझ गए यहाँ पे? यानी अगर देखा जाए विद्रोह के अंतर्गत वर्गीय स्तर पर देखा जाए तो कुछ लोग इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं, तो कुछ लोग इसे अभिजात वर्गों यानी असंतुष्ट राजाओं का विद्रोह कहते हैं, ठीक है। मैं पूरे बैकग्राउंड बता रहा हूँ, समझ गए। लेकिन वास्तविक यह है कि कुछ राजा भी इसमें शामिल थे और सैनिक भी कुछ शामिल थे, ठीक है। अगर उनके हौसलों के आधार पर देखा जाए तो सैनिकों की संख्या भी बड़ी थी, ठीक है। विशेष करके अगर देखा जाए तो कृषक की भागीदारी, मतलब जो भी किसान थे वो भी शामिल थे, सैनिक भी थे, यानी वर्दीधारी अगर देखा जाए विदाउट वर्दी वाले कृषक भी थे, ठीक है। यानी अगर किसी एक विशेष वर्ग को जोड़ना ठीक नहीं है कि भाई बड़े थे कि नहीं थे, छोटे थे कि नहीं, मतलब किसी एक को जोड़ना, मतलब मेरा मोटिव है कि ये नहीं बोल सकते हैं कि ये था। धर्म जाति के आधार पर अगर देखा जाए तो विद्रोह इस सब क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखना कि किसी एक जाति, हिंदू मुस्लिम इस टाइप के नहीं था, पहले सब एक थे, ठीक है। अंग्रेजी पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोग जो थे भागीदार नहीं थे उस टाइम, ठीक है। तो ये भी असफलता के कारण है। अब आता है सफलता के कारण में मैं बता रहा हूँ कि सीमित भौगोलिक विस्तार था। सीमित भौगोलिक विस्तार का मतलब होता है, मैंने अभी बताया कि दक्षिण भारत, पंजाब, सिंध, पूर्वी कुछ ऐसे एरिया में पूरी तरह, बम्बे में, मद्रास में, ये सब एरिया में नहीं हुआ। तो सीमित एक बोल सकते हैं कि सीमित एरिया में था, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं कुशल कुशल नेतृत्व की कमी था। यानी कुशल, ऐसा विद्रोही के पास कोई ठोस योजना या केंद्रीय संगठन नहीं था। जैसे बहादुर शाह जफर कमजोर थे, वृद्ध हो गए थे, कुशल नहीं थे, असमर्थ हो गए थे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कुशल क्षेत्रीय केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। भारतीय शासकों का अगर देखा जाए तो देशद्रोही, यानी अगर देखा जाए ग्वालियर के सिंधिया, सिंधिया तो आज भी वही है, जिधर गवर्नमेंट बनती है उधर चले जाते हैं, ठीक है। उनको बस केवल क्या चाहिए? राज चाहिए, समझ गए, क्योंकि वो राजघराने से एक्चुअली, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पे देखते हो कि ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के अगर देखा जाए निजाम हो गए, ठीक है। हैदराबाद के अगर देखा जाए तो निजाम, यहाँ पे भोपाल के नवाब हो गए, पटियाला के सिख शासक को न केवल विद्रोही से दूरी बनाई बल्कि अंग्रेजों की मदद भी किया। लॉर्ड कर्निंग ने कहा था कि इन्हें तरंग रोधक यानी ब्रेक वाटर का कार्य किया, समझ गए। यानी जब लॉर्ड कैनिंग जब बना पहला वायसराय ऑफ इंडिया, तो उसने बताया था कि ये जो जितने सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के या पटियाला के सिख ये सब थे, या बोला जाए जो भी राजा थे, इन लोगों ने सपोर्ट अगर नहीं किया रहता तो हम लोग उसी टाइम निकल लेते, चले जाते कहाँ पे? ब्रिटेन में, ठीक है। इसीलिए इन लोगों ने इनको लॉर्ड कैनिंग ने क्या बोला कि ब्रेक वाटर थे, ठीक है। समझ गए यहाँ पे? अब आता है, ये तो आपका था। अब आता है कि आधुनिक संसाधन की कमी क्या थी? आधुनिक संसाधन की कमी अगर देखा जाए, रेल नेटवर्क, टेलीग्राफ, ये सूचनाएं तेजी से भेज सके, भारतीय के पास पारंपरिक हथियार ही थे, ठीक है। यानी भारतीयों के पास ये नहीं नेटवर्क था। एक्चुअली हम जाते तो पकड़े जाते क्योंकि ब्रिटिश का था, ठीक है। तो ये भी कारण था। अगर देखा जाए कि एक और है कि हथियार की कमी रहा, ठीक है। अगर देखा जाए तो वेपन की कमी, यहाँ अगर देखते हो तो हथियार की भी कमी रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी हथियार की कमी रहा। तीसरा अगर देखा जाए तो हथियार की कमी, ठीक है, हथियार कमी, तो हथियार की कमी रहा, ठीक है। चौथा अगर देखा जाए तो चौथा क्या हो सकता है भाई? तो चौथा ये हो सकता है कि चौथा हो सकता है कि एक्चुअली शिक्षित लोग इसमें क्या थे? न्यूट्रल थे। यानी हम बोल सकते हैं कि शिक्षित जो थे ना, शिक्षित शिक्षित लोग, ठीक है, क्या थे? शिक्षित न्यूट्रल थे। शिक्षित क्या थे? न्यूट्रल थे, यानी शामिल नहीं थे, शामिल नहीं थे, ठीक है, शामिल नहीं। क्लियर? तो शिक्षित लोग शामिल नहीं हुए, यहाँ तक समझ गया ना। यानी अगर एजुकेटेड लोग, मिडिल क्लास के कुछ लोग अगर शामिल हो जाते तो शायद कुछ अलग ही परिणाम होता, ठीक है। अब आते हैं
कि कुछ जितने जो पार्टिसिपेट किए, जो भी पार्टिसिपेट, जैसे झांसी की रानी या वीर कुंवर सिंह पार्टिसिपेट किए, ठीक है। इन लोग का भी पर्सनल मोटिवेशन था। क्या था? बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाओं क्या दिया, यानी अगर देखा जाए बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर, जब मैंने बताया कि 12 मई को पूरे दिल्ली पर कब्जा, 12 मई 1857 को, ठीक है, 1857 को दिल्ली पर कब्जा हो गया। तो वो क्या हुए थे कि कुछ कुछ जैसे बुक में लिखता है कि वो लाल किला में जाके छुपे थे, ठीक है। जब ब्रिटिश ने अटैक किया, ठीक है, तो लाल किला में जाकर के छुपे हुए थे। तो छुपे थे तो जो बहादुर शाह जफर के जो वाइफ थी, उनका नाम था जीनत महल ने, उन्होंने ब्रिटिशों को क्या दिया, सूचना दे दिया, ठीक है। यानी कुछ कुछ जैसे एविडेंस में आता है लाल किला, कुछ कुछ में आता है कि हुमायूं का मकबरा, लेकिन ज़्यादातर क्या है, हुमायूं का मकबरा में छुपे थे, तो ये आप मारना, ज़्यादातर क्यों मिलता है, ठीक है। तो वहाँ जो छुपे थे, तो जीनत महल ने इंफॉर्मेशन कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि इसको, आपको, ब्रिटिश को, कि मेरे हस्बैंड यानी बहादुर शाह जफर छुपे हुए हैं हुमायूं के मकबरे में। तो वहाँ गए और फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया बहादुर शाह जफर को। अब बहादुर शाह जफर को पकड़ करके दिल्ली से उनको कहाँ भेज दिया गया? वर्मा। वर्मा का कैपिटल था रंगून, ठीक है, रंगून भेज दिया गया। अब फिर क्या होते हैं कि बहादुर शाह जफर रंगून जाते हैं ना, रंगून, ठीक है, रंगून जाते हैं। तो रंगून अगर देखा जाए, ठीक है, तो रंगून में 1862 में उनकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। 1862 में उनकी डेथ हो जाती है, समझ गए, यानी बर्मा में उनकी डेथ हो जाती है। अब आता है कि ये भी कारण था। और दूसरा अगर देखा जाए, विद्रोही में देश प्रेम की भावना नहीं थी, ठीक है, यानी जितने लोग थे देश प्रेम की भावना नहीं थी, समझ गए। यानी पांचवा छठा अगर देखा जाए तो देश प्रेम की भावना नहीं, देश प्रेम, प्रेम की भावना, भावना की, भावना की कमी थी, ठीक है, यानी देश प्रेम की भावना की कमी था। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि देश प्रेम की भावना की कमी था? यानी हम बोल सकते हैं भावना बल्कि आपसी स्वार्थ था इसमें। जैसे आप देख रहे हो कि बेगम हजरत महल से अवध छीना गया था, तो चाहती थी कि उनका बेटा वहां का अवध का राजा बने, समझ गए, यानी लखनऊ लखनऊ वाला एरिया सब है। फिर नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया, तो चाहते थे भाई पेंशन मिल जाए, ठीक है। और फिर झांसी की रानी दत्तक पुत्र यानी एडॉप्टेड चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, पुत्र को राजा नहीं बनाया जाए व्यापगत नीति के अकॉर्डिंग, तो उनको राजा बनाने के उद्देश्य से मेरा बेटा को राजा बनाया जाए, ठीक है। कुंवर सिंह, जमींदारी छीन ली गई थी, तो कुंवर सिंह अपने जमींदारी छीन ले गई, इसीलिए लड़ाई की, ठीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेन मोटिव अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोटिव देश को आज़ाद नहीं कराना था, देश प्रेम कुछ था नहीं। अगर देश प्रेम नहीं रहता तो भाई आज़ाद हो जाते, ठीक है। पर्सनल यहाँ पे था, ठीक है, पर्सनली आपका था। अब आते हैं कि 18 भारत सरकार अधिनियम आता है 1850, ठीक है। इसका परिणाम क्या होता है कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है, अंत कर दिया जाता है, और कंपनी का प्रशासन समाप्त करके एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, और बागडोर सीधे क्राउन यानी ताज को, यानी क्राउन का मतलब होता है ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला जाता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक समझ गए। फिर आता है वायसराय के पद को सृजन किया एक नया, पहले था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। 17, एक और मैं बता देता हूँ थोड़ा बैकग्राउंड, आगे में पढ़ेंगे। एक और था कि 1773 में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, ठीक है, पहले। फिर क्या होता था, ये था वारेन हेस्टिंग थे, ये पहले क्या थे, वारेन हेस्टिंग, वारेन, वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। अब आता है कि 18 आपका देखा जाए तो 1833 के करीब यही क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम। अब फिर क्या किया गया
कि 1858 में यानी 1857 के रेवोल्यूशन के बाद गवर्नर जनरल को वाइस राय ऑफ इंडिया बना दिया गया, वाइस राय ऑफ इंडिया VI, ठीक है, वाइस राय ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो वाइस राय ऑफ इंडिया अगर बनाया गया तो उसको बोला जाए कौन थे, तो पहला यहाँ पे लिखा है कि वाइस राय ऑफ इंडिया जो थे कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। 1857 के रेगुलेशन के बाद 1858 में जब क्राउन के हाथ में शासन चला गया भारत का, यानी ब्रिटिश के राजा रानी के हाथ में चला गया, डायरेक्ट ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से हट करके राजा रानी के अंदर चला गया, तो उसको बोला जाता है क्राउन का शासन, ठीक है। अब आता है कि सैन्य पुनर्गठन, सैनिकों को पुनर्गठन करने के लिए अब रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि भाई अब ब्रिटिश डर गए थे। एक्चुअली ब्रिटिश डरे इसीलिए थे कि उस टाइम ब्रिटिश सैनिकों में ही इंडियन ज़्यादा थे, ठीक है। तो ब्रिटिश डर गए। अब ब्रिटिशों ने क्या किया, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। सोचा कि भाई अगर इंडियन रहेंगे तो पता नहीं फिर से रेवोल्यूशन हो जाए, फिर से आज़ादी की मांग करने लगे। इसीलिए ब्रिटिश सेना की क्या हुआ, भर्ती ज़्यादा किए और उसी टाइम फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया, यानी हिंदू मुस्लिम वाला, समझ गए, बड़े जात छोटे वाला, खास करके हिंदू मुस्लिम। तो ये पूछा जाएगा कि पील आयोग कब आया, तो पील आयोग 58 में आया था, समझ गए, पील आयोग, यहाँ तक समझ गए। अब आता है कि इसका थोड़ा बैकग्राउंड और बता देता हूँ कि जब इंडिया यानी विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बना दिया था, ठीक है। इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। मैंने बताया ना कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। तब जब विद्रोह समाप्त होता है, 1857 का रेवोल्यूशन खत्म होता है, तो क्या हुआ कि आप देखा जाए तो महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ, 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया, ठीक है। इलाहाबाद में, जो अभी प्रयागराज बोला जाता है, वहां पे पढ़ के सुनाया। क्यों इलाहाबाद में, क्योंकि आपातकालीन केंद्र इलाहाबाद को बनाया गया था, ठीक है। इलाहाबाद में सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा, समझ गए, वह नया क्षेत्र पर क्या करेगा, कब्जा नहीं करेगा, क्लियर। विद्रोह के समय इंग्लैंड के अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन थे विद्रोह के समय 1857 में, 1857 ब्रिटिश पीएम अगर देखा जाए तो ब्रिटिश पीएम यानी ब्रिटिश पीएम अगर देखा जाए कौन थे 1857 के समय, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था आई थिंक पॉम नाम था शायद, ठीक है, यानी पॉम ऑस्टरलिन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नाम था, पॉम ऑस्ट्रेलियन था, एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बनता है। अब विद्रोह के समाप्ति के बाद पील आयोग जो गठित किया गया, पील आयोग में क्या है, सेना का पुनर्गठन करना, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, पील आयोग में, यहाँ देख लो, पील आयोग में क्या किया गया कि सेना का गठन किया गया। लेकिन इसमें एक और चीज किया गया कि इसमें आप देखो कि राजपूत प्लस ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मणों, राजपूत और ब्राह्मणों सैनिकों की कमी कर दिया गया। अब ब्रिटिश सैनिकों की बढ़ोतरी कर दी गई। और ध्यान रखना कि ये भी किया गया कि 1857 के रेगुलेशन में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा हवलदार बनाया जा सकता है, बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये भी पॉलिसी अपनाया गया, यहाँ तक समझ गए। तो ये पॉलिसी जो अपनाया गया, इससे क्या था, वो डर गए थे ब्रिटिश वाले, ठीक है। ब्रिटिश क्या हुआ, डर गए थे, समझ गए। यहाँ तक हमने जो समझाया, पूरे बैकग्राउंड हमने बता दिया कि क्या क्या था। अगर आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैंने जितने भी बैकग्राउंड था मैंने बता दिया, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए बीपीएससी के अकॉर्डिंग, एक और मैं थोड़ा सा टॉपिक इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि उस टाइम पटना में अगर देखा जाए, पटना में कौन थे 1857 के, तो एक पुस्तक विक्रेता थे, पुस्तक विक्रेता,
ठीक है। पटना में जो रेवोल्यूशन हुआ, एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली। पीर अली, उन्होंने पटना में क्या किया, विरोध किया था ब्रिटिश को। ठीक है, पटना में विरोध किया था ब्रिटिश को, समझ गए ना, पटना में। अब आता है कि आरा यानी जगदीशपुर। आरा अगर देखा जाए तो आरा मैंने बताया कि कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह थे। ठीक है, समझ गए ना। तो कुंवर सिंह जो थे तो आरा के थे। ठीक है, उन्होंने लीग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित किया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गया था। अब आता है कि 23 अप्रैल 1858 में पराजित किया लीग्रांड को, लेकिन गोली लग गया। और जब उनके बाह में गोली लग गया, हाथ में गोली लग गया, तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ को काट दिया था, स्वयं काट दिया था, ताकि उसका पॉइजन पूरा बॉडी में ना फैल जाए। लेकिन कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। ध्यान रखना, जब डेथ उनकी हुई तब ब्रिटिश जो सैनिक थे वो डर से उनके पास नहीं जा रहे थे कि कहीं जिंदा होगा, इतना खौफ था। ठीक है, अब आता है कि वीर कुंवर सिंह के भाई थे गोरखपुर में, वो भी फिर चले जाते हैं, नेपाल भगते हैं, फिर वहां से चलाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। ठीक है, अमर सिंह, फिर गोरखपुर में उनकी डेथ हो जाती है डायरिया के कारण। ठीक है, अब आते हैं कि मैं ये 23 अप्रैल फिर आपको 1858 वाला क्यों बता रहा हूँ। 23 अप्रैल को बिहार गवर्नमेंट क्या करती है, विजय दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, विजय दिवस, विजय दिवस। ठीक है, दिवस जिस दिन उन्होंने विजय किया था, समझ गए। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।